गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में मैं डॉक्टर ध्रुव दीक्षित, प्राध्यापक समाजशास्त्र, केशरमणि कॉलेज जबलपुर, आपका स्वागत करता है। आज सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हमारा फोकस पूरी तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे है। समाज एक विशेष संगठन है। समाज की विशेषता जो है, समाज के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं तो समाज की प्रमुख विशेषता उसके संगठन से होती है। समाज का मुख्य लक्षण ही संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी, एक संगठनात्मक समाज है। ह्यूमन सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी। व्यक्ति इसमें सिर्फ रहता ही नहीं बल्कि इन संगठनों पर उसका अधिकार भी होता है। संगठन में के अंतर्गत व्यक्ति रहता नहीं बल्कि संगठन पे उसके अधिकार भी होते हैं। संगठन के कारण ही व्यक्ति समाज में रहते हुए अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, अपनी डिजायर्स की फुलफिल करता है। वो समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज का कहना है, उन्होंने बहुत पहले कहा था, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था हम लोगों ने इसको, ये कोटेशन को, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी समाज जो है, समाज व्यक्ति, संगठन और सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। इसको अपन थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसको समाजशास्त्रियों ने कहा कि नहीं, समाज व्यक्ति, संगठन और सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिलेशनशिप। ये सामाजिक संबंध सरल और जटिल दोनों प्रकार होते हैं। समाज में दोनों प्रकार के संबंध होते हैं जिनका निर्माण, इन संबंधों का निर्माण छोटे छोटे समूह में होता है और इन छोटे छोटे समूह का निर्माण करने वाला है व्यक्ति। इसलिए एक सामाजिक संगठन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाएं, समितियां, व्यक्ति और उनके समूहों का समावेश होता है। तो पूरी सोसाइटी में आपको समुदाय, संगठन, समिति, संस्था और समाज मिलेगा। अब ये जो सामाजिक संगठन की बात हम कर रहे हैं, ये वास्तव में सामाजिक संरचना का एक स्वरूप है। समाजशास्त्रियों द्वारा समाज के अन्योन्याश्रित भागों, इंडिपेंडेंट पार्ट्स के लिए संगठन को अलग अलग रूप में देखा है और समझकर विवेचित किया है। अगस्ट कॉम्टे ने तो सामाजिक संगठन को एक प्रकार से सामान्य सामाजिक समझौता बताया। प्रख्यात समाजशास्त्री अगस्ट कॉम ने सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रकार से सामाजिक, जनरल सामाजिक समझौता बताया। वहीं वो कहते हैं ये एक ऐसा समझौता है जिसके बिना समाज या संगठन अपना कार्य ही नहीं कर सकता। जैसे सभी समाजों में हमने देखा होगा, बहुत सी इकाइयां होती हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, औद्योगिक, ये सब मिलके एक सामाजिक समझौते के रूप में एक दूसरे के जोड़ के रखती हैं और कार्य करती हैं। और इन्हीं के कारण समाज में संचालन होता रहता है, एकीकरण होता है, व्यवस्थापन होता है और ये सामाजिक समझौता समाज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। टालकट पार्सन, G.H. होमन, R.K. मर्टन ने सामाजिक संगठन के जगह इन लोगों ने सामाजिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है। ये कहते हैं वास्तव में सामाजिक संगठन का प्रयोग किसी भी समाज के विभिन्न भागों जैसे संस्था, समूह, समितियां अपने स्वीकृत और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही हैं या नहीं के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसलिए सामाजिक संगठन की अवधारणा स्पष्ट करती है कि इस तरह से समाज के अलग अलग अंग एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इलियर और मेरिट जो है, उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा, सामाजिक संगठन वह दशा या कंडीशन है जिसमें किसी समाज की विभिन्न संस्थाएं, जिसके अंतर्गत किसी समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृत और अभिलक्षित प्रयोजनों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। उसने इसको बताया जैसे छात्र संघ, बैंक, फैक्ट्री, कॉलेज के काम, अलग अलग इसमें छोटी छोटी इकाइयां हैं, व्यक्ति हैं, समिति, और ये काम करते हैं। फेयर चाइल्ड इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं, सामाजिक संगठन का अर्थ है समाज के उन उप समूहों, सब ग्रुपों से के संगठन से है जिसमें आयु, लिंग, नातेदारी, व्यवसाय, संपत्ति, विशेषाधिकार, सत्ता और पद की विभिन्नताओं पर आधारित समूहों को सम्मिलित किया जाता है और ये अलग अलग अपनी भूमिकाएं निर्वहन करते हैं। एमएल दुर्खीम जो है वो कहते हैं, समाज के विभिन्न अंगों में एकीकरण, नैतिकता, मूल्यों की मतैक्तिकता से व्यक्तिगत नियमाचारों का प्रतिस्थापन होता है और यही सामाजिक संगठन है।
चार्ल्स कूले ने इसको कहा समाज की विभिन्न इकाइयों के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया। सोचने की बात है, देखिए, समाज की विभिन्न इकाइयों के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में कुछ सहयोगी कोऑपरेटिव प्रोसेस होती हैं, जिसे सामाजिक संगठन कहते हैं। अब इसके आधार पर समाजशास्त्रियों ने परिवार, धार्मिक संप्रदाय, गांव, श्रमिक संघ, राज्य आदि कई सामाजिक संगठनों की चर्चा की है, जिसमें व्यक्तियों के संबंध सुनिश्चित होते हैं। सामाजिक संगठन के कारण ही एक जटिल समाज के सदस्य संपूर्ण क्रियाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर लेते हैं। आपको याद होगा, एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं इस बारे में सामाजिक संगठन का बताता हूं आपको। याद करिए, सन 1975 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1975 का, आप लोग तो उस समय शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। मैंने वो वर्ल्ड कप रेडियो कमेंट्री में सुना है। उस वक्त वर्ल्ड कप जो 1975 का था, जिसके भारतीय टीम के कप्तान थे आदरणीय कपिल देव जी, किसी ने सोचा नहीं था कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन हुआ क्या, एक व्यवस्थित और संगठित कपिल देव ने अपने सभी प्लेयर्स के साथ एक व्यवस्थित और संगठित भारतीय क्रिकेट टीम बनाई थी। उस व्यवस्थित और संगठित भारतीय क्रिकेट टीम जो संगठन था, सामाजिक संगठन था भारतीय क्रिकेट टीम का, बहुत ही व्यवस्थित और संगठित था, जितने अपने से कई गुना मजबूत लेकिन असंगठित वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम को, जो कि तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने जा रही थी, 2 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको हराकर विश्व कप जीता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सामाजिक संगठन व्यवस्थित और संगठित हो तो वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस का एक छोटा सा समूह है, पुलिस का छोटा सा संगठन होता है, लेकिन शहर में दंगा फैलता है, दंगा फैलाने वाली बड़ी भीड़ को नियंत्रण कर लेता है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखिए, कोविड-19 में 25 मार्च से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन करके रखा है। लॉकडाउन में सबको कहा आप अपने घर के अंदर रहें, घरवास करें, अपनी जरूरत के सामान के लिए निकले। आप क्या सोच सकते थे कि आज 50 दिन से लोगों को घर में बैठाना सिर्फ छोटी से समूह सामाजिक संगठन जो पुलिस का है उसके बल पे संपन्न हुआ। ये कुछ खास विशेषताएं हैं सामाजिक संगठन में होती है। विशेषता, एक डेफिनेट पर्पस होता है। सामाजिक संगठन जो बनता है एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई संगठन नहीं बनेगा। कॉलेज एक संगठन है तो समाज में शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना उसका डेफिनेट पर्पस है, निश्चित प्रयोजन है। इसमें प्रकारात्मकता होती है, फंक्शनैलिटी होती है। सामाजिक संगठन प्रकार करता है क्योंकि उसके सदस्य अपने लक्ष्यों को पूरा करने में तभी उनको मदद मिलती है। पद और भूमिका में सामंजस्य, हार्मोनी बिटवीन स्टेटस एंड रोल। सामाजिक संगठन एक ऐसी दशा है जिसमें विभिन्न व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं। संगठन के सदस्य अपनी भूमिका निभाने और पद को अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः एक संगठन तभी अच्छी तरह से कार्य करेगा जब उसके सदस्य अपनी भूमिका ग्रहण करते हुए अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने स्टेटस के अनुसार कार्य करें। व्यक्ति की गतिविधियों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। सामाजिक संगठन की एक विशेषता है कि वह अपने व्यक्तियों, समूह के कार्य और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए संपूर्ण समाज को व्यवस्थित रखता है, जिससे कि समाज अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले। समाज में एक और इसकी विशेषता है, समाज में संतुलन की स्थापना, बैलेंस द सोसाइटी। प्रत्येक सामाजिक संगठन समाज की इकाइयों को कंट्रोल करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, संतुलित करके रखता है। आपने देखा होगा समाज में समुदाय, समिति, संस्थाएं, परिवार, विद्यालय, परंपराएं, लोकाचार, ये बहुत सी इकाइयां हैं। ये एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी रहती हैं और समाज का संचालन करते हुए समाज में संतुलन बनाए रखते हैं। परिवर्तनशीलता, सामाजिक विकास के क्रम में निरंतर समाज की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। जैसे समाज में विकास हो रहा है, हमारी समाज की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक संगठन, उनके उद्देश्य, नियमों में निरंतर परिवर्तन होते हैं। अर्थात सामाजिक संगठन स्वयं में बदलाव कर परिवर्तित दशाओं से समाज को विभिन्न इकाइयों के साथ अनुकूलन करने के लिए कहता है। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कोविड-19, इससे हमारा सामाजिक संगठन पूरा बदल गया। हम अभी ऑफिसेस में, कॉलेज में जाते थे, वहां काम करते थे। अब आया है अवधारणा, नई अवधारणा है, वर्क फ्रॉम होम। आप देख रहे हैं ना, मैं आपको घर बैठे लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, आपसे मैं मिल नहीं रहा हूं,
मोबाइल फोन के थ्रू मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। ये परिवर्तनशीलता है, सामाजिक संगठन बदला। अब लोग अपने घर बैठ के ही काम कर रहे हैं। संगठन एक सापेक्षिक अवधारणा, ऑर्गेनाइजेशन ए रिलेटिव कंसेप्ट। सामाजिक संगठन तुलनात्मक रूप से एक सापेक्षिक रिलेटिव कंसेप्ट है। यह एक आदर्श स्थिति है क्योंकि कोई भी समाज पूर्णतः संगठित नहीं हो सकता। प्रत्येक समाज में कहीं ना कहीं कोई सामाजिक मूल, आदर्श, नियमों की अवहेलना करता है, इसलिए समाज में विघटन भी आते हैं। अब इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न संगठनों के सदस्य परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनमें इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती है, अन्योन्याश्रिता बढ़ती है। वास्तव में व्यक्तियों की जो इंटरडिपेंडेंसी है, अन्योन्याश्रिता है, वही सामाजिक संगठन है जो समाज को संतुलित और संगठित रखता है। अब इसके प्रकार देखिए, न्यायिक संगठन कोर्ट कचहरी का होता है। राजनीतिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी दल है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आप दल है, ये सब राजनीतिक संगठन है। धार्मिक संगठन हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय है, स्वामीनारायण संप्रदाय है, गायत्री परिवार। सहकर्मियों के रूप में आप देखिए, महिला पुरुष सब मिलकर काम करते हैं। ग्रामीण नगरीय समुदाय होते हैं, मित्र मंडलियां होती हैं। व्यावसायिक संगठन बाजार, व्यापारी, इनका हो जाता है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, समाज की प्रमुख इकाई व्यक्ति, इंडिविजुअल है। इसलिए व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, जिन्हें आप व्यावसायिक, न्यायिक, राजनीतिक, धार्मिक कहते हैं, उनके आधार पे इनका निर्माण किया है। ये भी दो प्रकार के होते हैं संगठन, एक होता है औपचारिक फॉर्मल और एक होता है अनौपचारिक इनफॉर्मल। औपचारिक जो है सामाजिक संगठन, उसके विशेष उद्देश्य पर सोपानिक स्तर में व्यवस्थित परिस्थिति, भूमिका, तार्किकता और क्रम विभाजन हमको देखने को मिलेगा। अनौपचारिक जो इनफॉर्मल है, उसके अभिलक्षित उद्देश्य होते हैं, प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, सहयोग, सहभागिता और भावनात्मकता होती है। औपचारिक संगठन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आधुनिक औद्योगिक नगरीय समाज की अनिवार्यता और महत्वपूर्ण अंग है। इसमें जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया, समाज जटिल होता गया, उसमें औपचारिक संगठनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। आज हम देखेंगे, रामकृष्ण यादव हैं समाजशास्त्री, उन्होंने अपनी समाजशास्त्र एक परिचय पुस्तक में औपचारिक संगठन की कुछ विशेषताएं बताई। वो कहते हैं औपचारिक संगठन का एक विशेष उद्देश्य होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। व्यक्ति को अलग अलग पदों पर इसमें कार्य करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यवस्थित परिस्थिति होती है, जिसके अनुसार वो अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। औपचारिक संगठन की इकाइयों में श्रम विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, और श्रम विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होता है। इनका गठन तार्किकता, लॉजिक के आधार पर होता है। जैसे उदाहरण, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, ये आर्थिक संगठन है। मध्य प्रदेश एक राजनीतिक संगठन है। आंध्रा बैंक वाणिज्यिक संस्था है। रामलला मंदिर ग्वारीघाट एक धार्मिक संगठन है। केसरवानी कॉलेज शैक्षणिक संगठन है। अब अनौपचारिक इनफॉर्मल को देखते हैं अपन। अनौपचारिक संगठन औपचारिक का उल्टा होता है, क्योंकि समाज में जितनी आवश्यकता औपचारिक संगठन की, उतनी ही अनौपचारिक संगठन की भी है। इसकी विशेषताएं देखिए, इसका आकार छोटा होता है, ये भावनाओं और व्यक्तिगत फीलिंग्स एंड इंडिविजुअल रिलेशंस पर बनता है। इसके सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें व्यक्ति का पद नहीं, सिर्फ उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके उदाहरण देखिए, परिवार, मित्र मंडली, गैंग, सहकर्मी, कोचिंग मित्र मंडली, ये अनौपचारिक है। अब सामाजिक संगठन जो है, सामाजिक संगठन को समझने के बाद अब इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये आगे की क्लास में हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इनकी सिर्फ सामान्य चर्चा करते हैं। क्योंकि समाज में किसी भी क्रिया के निरंतर होने की प्रक्रिया जो है, निरंतर कोई भी क्रिया अगर निरंतर रेगुलर हो रही तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब अंत्य क्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक क्रिया कहा गया है। अंत्य क्रिया समाज में व्यक्ति कई प्रकार की करता है, जैसे सहयोग, संघर्ष, स्पर्धा, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, अनुकूलन। इसमें कुछ सामाजिक संगठन वाली होती हैं, संगठनात्मक होती हैं, कुछ विघटनात्मक होती हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, हम आगे की कक्षाओं में इनको पढ़ेंगे। सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, अनुकूलन और सामंजस्य। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। अगली क्लास में हम आपके साथ फिर इन सामाजिक संगठन की प्रक्रियाओं के साथ अध्ययन करेंगे।